जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और शाहिद हुसैन हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात चल रहे हैं, जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ रहे हैं, तक़सीम ऐसे लगता है कि बड़ी वाज़ेह हो गई है। उसके बाद फिर हुकूमत जो है उन्होंने एक बार फिर ये बिल पास करवा लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी का बिल है, वो उन्होंने जॉइंट सेशन से भी अब पास करवा लिया है। सदर साहब उसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इसमें कामयाब होंगे या नहीं? और जब ये बिल जो है वो कानून का हिस्सा बन जाएगा तो इससे क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की आला अदलिया पर और फिर खास तौर पर हमारी सियासत पर भी। इन तमाम चीजों पर आज इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे। तो जावेद साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करता हूं। आप ये बताएं कि एक दफा ये बिल सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और आज खुद नोटिस वगैरह को कर्टेल करने के लिए पास हो गया, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से भी, सदर साहब तक पहुंच गया, उन्होंने उसको वापस भेज दिया एतराज लगा के, तो इसको दोबारा जो है वो ज्वाइंट सेशन से पास करवाने की नौबत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया अवैस साहब। ये बिल इंतहाई एक तो हसास नोयत का है और इस बिल के असरात आने वाली सियासत और आने वाले मुस्तकबिल के में आपके सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट के ताल्लुकात जो होंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। देखें, आपकी सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी अपनी दानिस्त में ये जानते हुए कि ये ठीक नहीं है, आपको उस कोई भी आपके सामने कोई ऐसी दलील रख के, आर्गुमेंट रख के ये बात कर देते हैं कि आप यहाँ तक आपके इख्तियारात ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको हम नहीं मानते। वो कानून की शक्ल में हो, वो किसी और शक्ल में हो, वो बयान की शक्ल में हो, ये हम देखते आ रहे थे। हम्म, अब मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर अगर हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा स्प्लिट नजर आ रही थी हम्म। नहीं, और ये मेरा मेरा पॉइंट ये अनप्रेसिडेंट। है ना कि अगर कानूनी जो है वो नौयत ये है कि अगर सदर साहब ने वापस भी कर दिया तो 10 दिन के बाद वो वैसे ही कानून बन जाएगा, तो इन्हें दोबारा उस पर मोहर लगवाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो जैसे हम बचपन में करते थे कि सबक 2 दफा दोहराएंगे तो ज्यादा पक्का हो जाएगा, ये कोई इस किस्म का काम कर रहे हैं? नहीं, इसके अंदर जनाब ये है कि आने वाले वक्तों में जब हम्म, इसके ऊपर कोई बात होगी कि आप उसके अंदर पोजीशन तो मौजूद नहीं थी आपके जी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के अंदर, हम्म, और जब आपने ये बिल पास करवाए अपने दोनों उससे, तो इसको सदर साहब ने रिजेक्ट कर लिया था या उसके ऊपर एतराज लगा के भेज दिया था। तो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा ऑप्शन इसके अंदर रह जाए कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान जब भी कभी इसके ऊपर बैठ के इसकी कोई नोक पलक से मुतल्लिक कोई तनकीद करेंगे तो उनके पास कोई सिरा में ना आ सके। हम्म, इसलिए इन्होंने इनके कानूनी जो इनके साथ इनको मशवरा करने वाले थे, उन्होंने इन्हें कहा कि आप इसको जॉइंट सेशन से भी पास करवा लें हम्म, और जॉइंट सेशन से पास करा के दोबारा ये सामने आएगा तो उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट साहब एतराज भी करते हैं तो कोई ज्यादा अहमियत नहीं बनेगी। सिर्फ इस हुज्जत को तमाम करने हम्म। के लिए ये हम कह सकते हैं कि ये री अप्रूव हुआ है। तो शायद ये बताएं कि ये जो बिल है, अगर हम इसके नुकात पर थोड़ी सी बात कर लें। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको कर्टेल किया जा रहा है। इस वक्त जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, इस बिल के आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा उस वर्किंग पे? देखें, उसमें तीन चीजें तो होंगी ही होंगी। हम्म, एक तो ये कि जिनका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस गया, जिनके डायरेक्ट खुद नोटिस हुए और वो किसी न किसी वजह से उनके ऊपर इनका असर आया, उनके पास एक अपील का हक आ जाएगा। हम्म, नंबर दो ये होगा कि जितने भी बेंचेस हैं अभी, जिस तरीके से चीफ जस्टिस बनाते हैं और चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है, वो चीफ जस्टिस की हद तक महदूद नहीं रहेगा। वो तीन सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के उनके पास चला जाएगा और बेंच जब कभी भी बनना है तो उस सूरत में आपको तीन जजेस की कमेटी के पास ही उस केस को जाना होगा। तो जब वजीर कानून ने यह बिल पेश किया था उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि अब इस कानून के बाद
सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो उन 14 दिन के अंदर अंदर उस केस को फिक्स करे। अभी तक ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं कि आपने केस को कितने दिन में फिक्स करना है। वगरना अगर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर अगर कोई अर्जेंट नोयत का केस होता है वो सेम डे भी लग जाता है और वरना अगले दिन तो वो लगता ही लगता है। ऐसे नहीं होता हाई कोर्ट्स के अंदर भी कि अर्जेंट केसेस की समाअत जो है वो महीना महीना ना हो। तो अब होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कभी कोई केस जाया करेगा तो उसको 14 दिन के अंदर फिक्स करने की पाबंदी होगी उन जजेस के ऊपर भी। लेकिन साथ ही साथ अब काम बढ़ने लगा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जिनके केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए, अज खुद नोटिस हुए, 15-15 20 मिनट के मार्जिन के ऊपर भी नोटिस होते रहे, वो सब के सब अपने अपीलें लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। उन पे किसी किस्म का दाग है, किसी किस्म की कोई सजा हुई भी है, तो वो उस दाग को धोने के लिए अब उनके पास एक वक्त तो आएगा, तो होगा वक्त 30 दिन का। 30 दिन के अंदर वो अपील शायद दायर साहब फिर करेंगे। ये अब बताएं उसको ना फिक्स हमें, करना है 14 दिन में। तो ये शायद साहब लिस्ट जो है ये आपने बनाई है कोई, कि ये कौन कौन लोग हैं जो इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे कि हमने 20 तारीख के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना है? और शायद साहब ये लिस्ट देखिए वहां से शुरू करनी है आपने, लंदन से लेकर पाकिस्तान तक जो भी हो इसमें शामिल। बैनुल अक़वामी लिस्ट देखिए होनी चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले तो जो हम पीछे कैलकुलेट भी कर चुके हुए हैं कि जैसे ही अगर फर्ज करें कि इसी तरीके से अगर सदर जितना भी डिले कर लें, अगर वो हो सकता है वो कल ही साइन कर दें इस बिल पे, परसों साइन कर दें, तो परसों से ये जो कानून है वो राइज हो जाएगा। लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि वो अपना पूरा वक्त लेंगे, 10 दिन का वक्त लेंगे, फिर वो साइन नहीं करेंगे और उस सूरत में ये कानून बन जाएगा और वो कहेंगे जी मैं तो इसका हिस्सा नहीं बनता, लेकिन बहरहाल वो कानून बन जाएगा। और वो 20 अप्रैल को जब कानून बनेगा तो अब आप देखें कि जो लंदन में जिनका ये जिक्र कर रहे हैं उनके पास 30 दिन का वक्त होगा, यानी 20 अप्रैल से 20 मई तक उनके पास वक्त होगा कि वो इसके ऊपर पिटिशन दायर कर दें, अपनी अपील दायर करें जो उनको ताहयात नाअहली हुई भी है वो 10,000 दिरहम और अकामा के मामले के ऊपर, तो उनके पास 1 माह का वक्त होगा कि वो उसके ऊपर अपील दायर कर दें। अब उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है मियां नवाज शरीफ के लिए कि उनको अदालत से इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ, क्योंकि वो जब चले गए तो उसके बाद उनकी प्रेजेंस नहीं होती थी उनकी अपील के अंदर। जो इस्लामाबाद में केस है जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, यानी मेन अक्यूज जो हैं वो उसके जो मेन अक्यूज रह गए हैं, लेकिन बाकी जो शरीक मुल्जिमान हैं वो सब बरी हो चुके हैं। और जो जुर्म की नौयत है उसके ऊपर भी सुप्रीम जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं अपील में, उन्होंने इसके ऊपर अच्छी खासी ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं, तो केस में कुछ रह नहीं गया। सिर्फ एक जो भी अब उसमें मुल्जिम होगा उसकी सिर्फ एक प्रेजेंस करवानी जरूरी है क्योंकि वो इश्तिहारी है अदालत से। दूसरा जो उनके ऊपर केस है वो प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस वाला, जिसमें जो जियो के एडिटर इन चीफ हैं वो उसमें बरी हो चुके हैं, तमाम शरीक मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। तो जो नवाज शरीफ हैं वो भी उसमें इश्तिहारी हैं। तो देखा जाए उसको भी, उसकी जुर्म के ऊपर भी अच्छी खासी एहतसाब अदालत के अंदर जब उनको बरी किया था तो उन्होंने अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन दी थी। तो वो ये दोनों केसेस जो हैं जिनमें वो इश्तिहारी हैं ये एक बस नॉमिनल से ही होंगे, लेकिन चूंकि वो इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी का राइट नहीं होता जब तक कि वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर ना करें, तो फिर इसलिए उनको आना ही पड़ेगा। अब तो दूसरी क्या शख्सियत तो इसमें क्या एक्टिव हो अगर सकती है। अगर वो आते हैं तो क्या अदालत जो है उनको जरूर जेल भेजेगी या हाजिरी के बाद जमानत भी दे सकती है? लाहौर में पेश हो सकता है हाई कोर्ट के अंदर किसी अदालत के अंदर कि जनाब मैंने वहां जाना है अपनी बेल के लिए, तो मुझे आप प्रोटेक्टिव बेल दे दें। उसके लिए भी उसकी प्रेजेंस जरूरी है हिफाजती जमानत के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर है तो उसकी एब्सेंस में भी उसकी हिफाजती जमानत मंजूर हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर अदालतें एक असूल वज़ा कर चुकी हैं कि एक बंदा तो वैसे ही मुल्क से बाहर है, अगर वो किसी भी तरह आना चाह रहा है, सरेंडर करना चाह रहा है, तो उसे मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने केस का दिफा कर सके, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो है नहीं। तो इसलिए हमने जैसे पहले भी देखा कि मियां शहबाज शरीफ के जो बेटे खुद भी इश्तिहारी थे, उनको इस्लामाबाद में पेश करवा के उनकी हिफाजती जमानत ली गई, जिसके बाद लाहौर में यहाँ पर उनको पेश करवाया गया और उनकी फिर बाकायदा जमानत हुई और फिर बाद में वो केस जिस तरह से भी चल रहा है। इसी तरीके से नवाज शरीफ को भी जब लैंड करवाएंगे तो उनको किसी न किसी हाई कोर्ट में पेश करके वहां से उनकी जमानत ली जाए, पेश करवाए बगैर भी बल्कि उनकी जमानत ली जाएगी। उनकी प्रेजेंस से पहले ही ये पता चल जाएगा कि मियां नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बेल एप्लीकेशन पहले आएगी ये किसी न कब किसी हाई कोर्ट कब में। का फैसला जो है ना ये बड़ा अहम है। तो मुमकिन तारीख क्या देखते हैं आप इन तमाम जो कानून साजियां हो रही हैं इनको देखते हुए, और उसके बाद टाइम फ्रेम क्या है जिसके अंदर उनको वापस आना पड़ेगा?
देखिए, उनको 20 मई से, अगर 20 अप्रैल को ये कानून बन जाता है, तो उनको 20 मई से पहले वापस आना पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर जैसे अब दोबारा सदर को ये बिल भेजा जाएगा कानून बनाने के लिए, लेकिन अगर सदर अलवी जो हैं वो साइन कर देते हैं परसों, तो परसों जो भी तारीख बनती है उससे आप ऑनवर्ड 1 महीना देख लें, क्योंकि अपील दायर करने का तो 1 माह का वक़्त होगा। तो हुँ, फिर उस सूरत में नवाज़ शरीफ को हो सकता है 11 मई, 12 मई, 13 मई को वापस आना पड़े। हुँ, लेकिन बहरहाल अब ये है कि खाली अब नवाज शरीफ नहीं, और एक और बड़ी शख्सियत जिनको ताहयात नाअहल किया हुआ है, जहांगीर तरीन, वो भी हुँ, एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी ताहयात नाअहली जो है उनको वो भी चैलेंज करेंगे। वो अपने बेशक वो अगर कहते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स नहीं भी करनी, इवन देन मेरा ख्याल है कि उनका भी काफ़ी रोल होगा। उन्होंने पहले काफ़ी अरकान असम्बली जो थे वो इमरान खान की हुकूमत में शामिल करवाए थे। हुँ। बिल्कुल, तो जावेद साहब, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म हम सुन रहे हैं कि जा रहे हैं उम्रे के लिए, नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने जहाज़ पे वापस लेके आएँ नवाज़ शरीफ साहब को? जी, तो वज़ीर आज़म साहब से रिलेटेड दो मुतफ़र्रिक़ किस्म की इत्तलात हैं। एक तो सऊदीया और दूसरा लंदन जाने की भी बात कर रही है हुँ, कि वहाँ कि ये तियारा शायद, और यहाँ से जो बात की जा रही है कि शायद वो कहीं जाके अपने मुआलिज को उन्होंने अपना कोई मशवरा करना है सेहत से रिलेटेड। और मुमकिन है कि तो मुआलिज ये उनको 20 अप्रैल से पहले की तारीख ना दे। तो ये जहाज़ ज़रूरी नहीं है कि इनका भाइयों का साथ सऊदीया से पाकिस्तान तक इकट्ठा हो। हो सकता है कि लंदन से सऊदीया जाने का भी साथ ये इकट्ठे जाएँ। तो हुँ, ये सिनेरियो आने वाले दिनों में ये भी बन सकते हैं। बाकी मैं शाहिद साहब से मैं एक पूछना चाह रहा था कि अब नवाज़ शरीफ साहब अगर वापिस आते हैं और ये इनकी इश्तिहारी जो बात कर रही हैं कि वो एक नॉमिनल सी बात है और वहाँ से वो उनका सिर्फ पेश होना है और उसके बाद उनको वहाँ से क्लियर कर दिया जाना है। तो आप ये बताएँ कि उनका इलेक्शन लड़ने का कोई ऐसा इरादा या अभी उनके पास कोई ऐसा चीज़ मौजूद है कि वो दोबारा से इलेक्शन लड़ सकें? क्योंकि बात की जा रही है अब वो उनके पास ऐसी कोई ख़्वाहिश भी नहीं रही और वो लड़ भी नहीं सकते। आप अच्छा, कैसे इस देखते हैं? इसी हवाले से साथ ये शामिल कर लें मरियम नवाज़ का भी, क्योंकि अभी ये जो इंतखाबात की बात हो रही थी और जो उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी दाखिल करवाए थे, तो पीटीआई के हलकों में बड़ा शोर था कि जी ये तो नाअहल हुई हुई हैं, ये अपने कागज़ात कैसे दाखिल करा सकती हैं? तो थोड़ा-सा उसको भी वाज़ेह कर दें। देखें, जो जब कोई नाअहल हो जाता है, जब किसी को सज़ा हो जाती है, तो वैसे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए इनएलिजिबल हो जाता है। लेकिन उसकी भी एक मुद्दत जो है वो उन्होंने मुतय्यन की हुई है 5 साल के लिए। लेकिन हुँ, मरियम नवाज़, जो उनकी अपील है वो हाई कोर्ट से मंज़ूर हो चुकी है और उनको अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो उनके ऊपर जो एक सज़ा थी जिसकी वज़ह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, वो सज़ा तो हो गई ख़त्म। हुँ, लेकिन जहाँ तक नवाज़ शरीफ का ताल्लुक है, ये सब डिपेंड करेगा कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। उनकी ख्वाहिश तो चलें वो तो देखी जाएगी, फ़र्ज़ करें अगर उनकी ख्वाहिश भी है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि उनका केस कितनी तेज़ी से अदालत में चलता है। उनके पेश होने से पहले उनकी हिफाज़ती ज़मानत हो जाएगी, इसमें तो कोई एज़ सच मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद उनके जो 2 केसेज़ हैं, जिनमें वो इल्ज़ारी हैं, वहाँ पर उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और हुँ, उसके बाद सरेंडर करने के बाद उनको अपनी बेल एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। और वो बेल एप्लीकेशन जो है वो कितनी जल्दी उनके ऊपर समाअतें होती हैं उसी ट्रायल कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, ये सब उस पे डिपेंड करेगा। अगर तो वो चंद दिन में केस निपट जाता है, डे टू डे हियरिंग होती है, तो शायद 10-15 दिन में केस निपट जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें महीने की तारीख पड़ती है, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि एक चीज़ आप देखें कि आगे गर्मियों की छुट्टियाँ होनी हैं अदालतों में। तो अगर वो छुट्टियाँ होती हैं तो फिर उस सूरत में उनका जो केस है वो आगे चला जाएगा। उनकी हुँ, सज़ा मुअत्तल ज़रूर होगी, लेकिन मुअत्तली का मतलब ये है कि उनकी नाअहली बरकरार रहती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये केस अंडर ट्रायल नहीं है। ये डिसाइडेड केस है जिनके अंदर वो कन्विक्टेड हैं या हुँ। इश्तिहारी हैं। उस सूरत में उनको ज़रूरी है कि जब तक अदालत उन्हें बरी ना करे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हुँ। तो इसीलिए तो जावेद साहब हम कोशिश ये नहीं कर रहे हैं, हमसे मुराद हमारी हुकूमत है इस वक़्त, के
इलेक्शन भी आगे हो जाए, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक ही चले जाएं और अक्टूबर में ही जाकर हों, ताकि इस तरह के तमाम मामलात जो हैं वो बखैर खूबी निबट जाएं? अल्लाह आपका भला करे जनाब। ये जो फंड्स का ना होना, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होना, और फिर इन चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का इतना मुतहर्रिक होना, और दूसरी तरफ से अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट का इतना मुतहर्रिक होना और उनको हम्म, कहना कि वज़ीर ख़ज़ाना आपने इस वक़्त तक आपने मिनिस्ट्री ने पैसे देने हैं। इलेक्शन कमीशन को कह देना कि ये तारीख मैंने तुम्हारा जो काम था ये कर दिया। मतलब कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, और इलेक्शन को इतना लेट करने वाला ये अगर हम देखें तो ज़रूर इसके अंदर ये नवाज़ शरीफ साहब की ख़्वाहिश कहीं नज़र ज़रूर आती है। हम्म, एक मौका तो अब शहबाज शरीफ साहब को जो उनकी कहते हैं कि दरीना ख्वाहिश थी, वो तो चलो हो गया। अब चूँकि नवाज़ शरीफ साहब अपने टेन्योर्स कहीं मुकम्मल नहीं कर पाए थे, तो दोबारा से अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो पार्लियामेंट में आने की ख्वाहिश तो ज़रूर होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इसके अंदर बिल्कुल वज़न है कि कि पार्टी जो इतना लंबा सोच रही है कि इसको थोड़ा-सा हम मज़ीद आगे ले जाएँ, और कहीं आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी थोड़ी-सी इसके अंदर अपना वज़न इतना ज़्यादा नहीं डाल रही, तो हम्म। उनको भी भिनक पड़ रही है कि कहीं मामलात कहीं दूसरी तरफ ना निकल जाएँ और हम कुछ और सोचते रह जाएँ। अच्छा, फाइनली मैं देख आप दोनों से एक देखें सवाल। इसमें जी जी, जी जी, शायद। अच्छा, मुझे मुझे वैसे ना हुकूमत की सिचुएशन अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो इतनी कन्फ्यूज़ क्यों है। कुछ दिन पहले वो एक करारदाद मंज़ूर करते हैं कि जी ये 3 रुकनी बेंच का जो फैसला हम इसे नहीं मानते, ये माइनॉरिटी डिसीजन है, असल फैसला 4-3 का है। वो एक करारदाद मंज़ूर कर लेते हैं कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं। आज वो बिल पेश कर देती है कैबिनेट से मंज़ूर करवा के कि ये जो 21 बिलियन शायद हुआ है, ये जनाब अब पार्लियामेंट के सामने मंज़ूरी के लिए भेज दें। ये उसी अदालती फैसले के तनाज़ुर में है। तो जब आप एक फैसले को मान ही नहीं रहे, तो फिर अब आप उसके लिए उसकी जो है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए, अब आप उसके लिए पैसे क्यों माँग मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ फैसला नहीं मानते और दूसरी तरफ उस पे अमल करने भी निकल पड़ते हैं कि कहीं तौहीन अदालत ही ना लग जाए। ये शाहिद साहब, मुझे ये लगता है असल वो में लीगल, हुज्जत मेरा ये तमाम कर ख़्याल है रहे कि हैं। ये हर वैसे माज़रत, मेरा ये ख़्याल है कि हर चीज़ को लीगल कवर देना चाह रही हैं, हुँ, और वो चाह रही हैं कि ये इंडिपेंडेंट फैसला कहीं भी ना लगे, हुँ, पार्लियामेंट की तरफ से पूरी आवाज़ जाए। जैसे आज राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर तौहीन अदालत अब तो जिस सूरत में लगेगी कि वो पूरी पार्लियामेंट पे लगाएँ। हुँ, और क्योंकि इसमें कोई फैसला ऐसा नहीं है जो इंडिविजुअल किया गया हो। हुँ। तो फाइनली अब मैं फिर उस सूरत में आप। तो उनको करारदाद ही मंज़ूर नहीं करनी चाहिए थी। हुँ। नहीं, वो करारदाद का भी ओनस जो है वो पूरी पार्लियामेंट पे चला जाएगा ना। मैं फाइनली आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन में इमरान खान साहब कहाँ हैं? क्योंकि उन पर भी बड़े मुकदमात हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। तो ये जब सारे ये तब्दीलियां हो जाएंगी, तो क्या फिर भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस का इजहार करेंगे अदालत पर? उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो नाअहल हो सकते हैं, अगर ये मामला लंबा खिंचता है तो क्या उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं? अगर आप दोनों बारी बारी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें कि कितना रियलिस्टिक चांस आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? देखिए, मैं अगर शाहिद साहब की इजाज़त से, देखिए खान साहब को ये नज़र आ गया है कि मेरे अब रास्ते उस तरह से खुले नहीं हैं। जहाँ तक, और वो जो ये बात कर रही हैं कि आने वाले दिनों में हम सड़कों पे होंगे, तो उन्हें अपनी नाअहली भी नज़र आ रही है, और उनको ये भी नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे मेरा जितना वहाँ से ठंडी हवा के झोंके आते थे, अब शायद वो आना बंद हो जाएँ। वो उस तरह से मुझे हमने ये देखा पिछले, उनको हर अदालत में जिस तरह से उनको बड़ी क्लीन चिट मिल रही थी, अब शायद आने वाले दिनों में मामला आना आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और वहाँ से नहीं लग रहा कि वो इतनी आसानी से क्लीन चिट ले लेंगे। तो खान साहब की तरफ से एक और बातें भी उनकी पार्टी की तरफ से आ रही हैं कि हमें डायलॉग का मौका दिया जाए, और आज उसकी उनकी क्या कहते हैं कि सिफारिश पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ गई, और
जरदारी साहब ने भी कह दिया कि उनको डायलॉग का एक मौका दे दिया जाए। अब डायलॉग भी मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि खान साहब की एक अना है, बड़ा मसला, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीटीआई चल के वजीर आजम के पास आए और उनके साथ बैठे। तो ये एक सिनेरियो डेवलप होता नजर आ रहा है। जी शाहिद साहब, ये हमारे दोस्त जो है लेकिन ना इसमें जावेद साहब, ये हाँ, बड़ा लेकिन इसमें एक कंसिस्टेंटली चीज कहते रहे हैं जावेद साहब के इमरान खान साहब अगर देखिए, नाअहल होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन से होंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा भी यही ख्याल है कि वो वाकई अगर नाअहल होंगे तो वहां से होंगे, क्योंकि मैं तो पहले भी कई दफा हैरान हुआ हूं कि पीएमएलएन ने ये केस पहले क्यों नहीं उठाया जो टेरियन वाइट वाला है, जो अब काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जो है वो पेश। आप ये देखें कि वो हर छोटे मोटे केस में जमानत के लिए जो भी एफआईआर हो रही है वो उसके अंदर जमानत के लिए पेश हो रहे थे। सिर्फ इस एक केस के अंदर वो नहीं जा रहे थे जमानत के लिए, या तोशाखाना, यानी दो स्ट्रॉन्ग केसेस जो है उनमें वो रिलक्टेंट थे कि किसी तरीके से ना पेश हों, क्योंकि उस सूरत में फिर उनके ऊपर फर्दे जुर्म भी तो लग सकती थी। हो सकता है कि वो वहीं से ही नाअहल हो। रहेगी बात इमरान खान की, आप इमरान खान के पास से चीजें जो हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं। आप ये देखें कि थे तमाम चैनल्स पे लाइव चलती थी, अब उनकी तकरीर ही नहीं दिखाई जाती। और आज तो इमरान खान की जानिब से एक दरखास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, पैमरा ने उनकी तकरीर चलाने पर पाबंदी लगाई हुई थी, टीवी चैनल उनकी तकरीर दिखा रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे? तो ये दरख्वास्त अब इमरान खान साहब ने किया कि अगर उनको दिखा रहे हैं ना तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे? अब मुझे भी इस केस में फरीक बनाओ और इकट्ठे हमारे केस चलाओ, ताकि अगर उनकी चलनी है तो मेरी भी तकरीर है। तो यानी इमरान खान अब के लिए सबका अब सबसे बड़ा इमरान मसला ये है कि खान अगर साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, आप वो देखें ना, वो ये कहते हैं कि जी मेरी तकरीर भी तो दिखाएँ ना। अब देखें, अगर मैं अब इमरान मैं ट्विटर पे देख रहा था जिस दिन इमरान खान ने बात करनी थी अवाम से, तो जी इतने बजे खिताब करेंगे, उस वक़्त टीवी लगाया तो कुछ भी नहीं चल रहा था। अब लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, अच्छा भाई वो कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कहाँ सुनी जा सकती है? कौन से यूट्यूब चैनल पे सुनी जा सकती है? तो यूट्यूब की जो एक्सेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी टीवी चैनल्स की है। और ख़ास तौर पे जो अगर आप गाँव वगैरह में चले जाएँ, मुझे पता नहीं है कि कई ऐसी जगह होंगी ज़रूर जहाँ पर इंटरनेट की फ़ैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि यूट्यूब की स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी होती हो। तो इमरान खान चाहते हैं कि उनकी तकारीर जो हैं वो टीवी पे चलें, लोग उनको सुनें, क्योंकि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तकरीर करने में तो उनका कोई जवाब नहीं है ना, लोगों को वो कन्विंस भी कर लेते हैं और लोग जो हैं वो उनकी वाह-वाह भी करते हैं। अब वो जब वाह-वाह ना हो तो फिर जो है उनकी वो चाहें कि अब मेरी भी उसी जिस तरह से पहले चल रहा है, कम से कम उतनी लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे दें। मुझे ये जो केसों के अंदर हर रोज बुला लेते हैं, ये भी किसी तरीके से वो चाहते हैं कि ये भी कमी हो, क्योंकि उनको अदालत आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आपको एक पुराना क्लिप याद होगा जिसमें बाबर अवान को कह रहे हैं कि ये क्या मुझे रोज एटीसी में बुला लेते हैं, खत्म कराओ अब इसको। तो इसलिए अब उनके लिए ये मुश्किल है। अब इमरान खान की मैं देख रहा था 13 तारीख को फिर इधर लाहौर में पेशियां है, फिर उधर इस्लामाबाद में पेशियां है, तो उनका तो इलेक्शन इसी तरह ही गुजर जाएगा। लेकिन उनमें सबसे बड़ी मुश्किल जो जावेद साहब बता रहे हैं कि अगर वो कर रहे हैं मुज़ाकरा, तो मेरा ख्याल है कि ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होगी जो आपस में मुज़ाकरात करेगी। उस सूरत में भी पीएमएलएन को सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम पीटीआई के जिन बंदों से मुज़ाकरात करेंगे, हम कोई चीज़ पे कंक्लूड करते हैं, कि कोई चीज़ फाइनल करते हैं, तो ये ना हो इमरान खान जो है उस पे कहें कि जी नहीं मैं नहीं मानता, जो कि हो भी सकता है। तो ये मुज़ाकरात भी जो होने जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि पता नहीं शायद पीटीआई के किसी लीडर के पास आफ्टर इमरान खान के किसी के पास इतना इख्तियार होगा कि वो ऐसे मुज़ाकरात करे और इमरान खान जो है उसको ओके कर दें। हुँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि चीज़ें जहाँ ऐसे लगता है कि अदालत की हद तक हुकूमत के हक में जाती हुई नज़र आ रही हैं, अगले चंद दिन में इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और शायद यही उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह भी है। लेकिन पाकिस्तान में वैसे हवा बदलते देर नहीं लगती। सो इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन आप हमें नया दौर पर देखते हैं, बाकी 5 दिन आप हमें एएसएम टुडे पर देख सकते हैं, जिसका लोगो भी आपको नीचे नज़र आ रहा है। आप हमें वहाँ भी फ़ॉलो कर सकते हैं। आज इतना ही। मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आइंदा किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।